हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये झानी एफएफ है और साथ में आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने वन शॉट एफएफ डालने के बारे में सोचा है। सो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही आपके पास भी कोई आइडियाज़ हो कि आपको स्टोरी कैसी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको स्टोरी कैसी पसंद है। इस स्टोरी के ज़्यादा पार्ट नहीं बनेंगे, स्टोरी छोटी होगी और बहुत ही प्यारी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए। कहानी के स्टार्ट में हम एक बड़े से मेंशन के अंदर एक लड़के को देख रहे थे जो बेहद ही खूबसूरत था, टॉल, हैंडसम और बहुत ही गोरा, सुंदर, बादामी आँख के, छोटी सी नाक जो उसके चेहरे के लिए बहुत ही फिट थी, छोटे से पतले से होठ, उसके नीचे छोटा सा तिल। लेकिन वो लड़का इतना बड़ा, लंबा और खूबसूरत होने के बाद भी बड़े से मेंशन में इधर उधर एक छोटे बच्चे की तरह कूद रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था और मेड्स उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, मेड्स उसे पकड़ने में लगी हुई थी। तभी एक बड़ा सा टेबल के ऊपर उसका सिर लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर होम का इंचार्ज, यानी कि सारे मेड्स का जो इंचार्ज था, वो वहाँ पर आता है और दौड़ते दौड़ते उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है, यंग मास्टर आपको क्या हुआ? यंग मास्टर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तभी मेड्स घबराते हुए भागने लगती है और डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाती है। कुछ ही समय में डॉक्टर्स वहाँ आती है, डॉक्टर उन्हें चेकअप करते हैं। वो लड़का अभी भी बेहोश था, साथ में उसके पापा थे जो घबरा रहे थे और अपने आँखों में आंसू लिए हुए थे। जो हाउस हेड थे उनका नाम फेंगमैन था। फेंगमैन कहते हैं, सॉरी बॉस, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी कितना ध्यान दे सकते हो, आखिर तुम्हें भी तो बहुत काम होते हैं। वो कहता है, नहीं बॉस, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं यंग मास्टर का ख्याल रखूं। फेंगमैन कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने इसे बखूबी नहीं निभाया, मुझे माफ़ कर दें। वी जांग से जो फेंगमैन के बॉस थे, वो आगे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, आखिर वो उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से बच्चों जैसी है, जिस वजह से उसे संभालना मुमकिन नहीं है हर किसी को। तुमने इतने सालों से उसके लिए अच्छे तरीके से संभाला है, थोड़ी बहुत चोटें तो लगना ये कोई बात नहीं। उसकी हालत अब ठीक है, उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। इसी के साथ विजांग से उसके कंधे को थपथपाते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। फेंगमैन विंग के पास बैठते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दें मास्टर, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। उसके आंखों में आंसू थे। वो अपने खुद के बेटे के जैसा उसके साथ प्यार करता था। उसे कोई भी चोट लगे जैसे उसे चोट लगी हो ऐसा था। बचपन से ही विंग की हालत ऐसी नहीं थी। एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट की वजह से विंग की हालत ऐसी हुई थी और वो किसी और ने नहीं बल्कि वैन कंपनी वालों ने ये सब किया था। लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से उनको सज़ा नहीं दे पाए थे। उस एक्सीडेंट में विंग और उसकी माँ दोनों थे। उसकी माँ की मौत उसी वक्त हो चुकी थी, लेकिन विंग बच चुका था, लेकिन उसका दिमागी संतुलन पूरे बच्चों जैसे हो चुका था। वो अपने पिछली ज़िंदगी में चल जा चुका था जो बचपन में वो जीता था। उसे अभी ऐसा लगता था कि वो कोई 5 साल का बच्चा हो। वो अभी भी छोटे बच्चों की तरह ही खेलता कूदता था, खाता पीता था। सब ख्याल रखते हुए फेंगमिया ही थे जिन्होंने उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा। झान बहुत ही स्मार्ट और अच्छा लड़का था जो अपने पापा की कंपनी पूरी तरीके से संभालने में समर्थ था, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत
बहुत बुरी हो चुकी थी। उसके साथ ना कोई बोलता था, ना कोई रहता था। बस फेमियन ही थे जो उसे संभालते थे। उधर बाहर कहीं भी घूमना हो तो वही थे जो उसे लेकर जाते थे। इन दोनों विजांगसे की हालत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी, जिस वजह से विजांगसे का मंथली रूटीन चेकअप था, तो वो रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में गए हुए थे। फेंगमेन भी उनके साथ था। उस चेकअप के अनुसार जब उनका रिपोर्ट फेंगमेन देखता है तो वो घबरा जाता है और अपने बॉस के पास जाता है। बॉस, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? विजांग से कहते हैं, क्या क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? फेमेंग कहता है कि आपको कैंसर हुआ है। विजांग से कहते, हाँ मुझे पता है, 2 महीने पहले ही मैंने अपने रिपोर्ट में देख लिया था। फेमेंग कहता है, तो बॉस आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? विजांग से कहते हैं, अपने से खुद से भी ज़्यादा मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ पेंगमैन, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, शायद 6 महीने या साल भर, पता नहीं, या कल तक। फेमैन रोते हुए अपने बॉस के करीब जाते हुए कहता है, बॉस आप ये क्या कह रहे हैं? विजांग से के हुए आंखों में आंसू था। पता नहीं मेरी जान का क्या होगा, उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल बैठ जा रहा है कि आखिर हम दोनों के जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। तुम भी तो बूढ़े हो रहे हो दिन ब दिन, एक दिन तुम भी उसकी ज़िंदगी से चले ही जाओगे, जैसे कि मैं अब जाने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेंगमैन तुम मेरे विंग के लिए कोई ढूंढो जिसे हम ट्रस्ट कर सकें, साथ ही वो हमारे विंग से बहुत प्यार करे, उसका ख्याल रखे ज़िंदगी भर के लिए। फेंगमैन नोट करता है और वो दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर आने के बाद विजांग से अपने बेटे विंग को देखते हैं जो अपने कमरे में अभी सो रहा था, छोटे बच्चे की तरह अपने अंगूठे को चूस रहा था। विजांग से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, काश मैं और कुछ दिन जी पाता मेरे प्यारे बच्चे, और उसके चेहरे पर हाथ फेराता है। विजांग से के आंखों में आंसू थे। उस कुछ आंखों के आंसू बूंदे विंग के चेहरे पर गिर जाते हैं, जिस वजह से विंग उठ जाता है और अपने पापा को ऐसी हालत में देखते हुए वो उठकर बैठता है और अपने पापा की आंखों के आंसू पोंछता है और कहता है, डैड आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने आपको डांटा? किसी ने मारा? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आप बस मुझे बता दो। वीजांग से अपनी बच्चे की बातों को सुनते हुए मुस्कुराता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ बेटा, और उसके फॉरहेड पर किस करता है और अपने दिल में कहता है, काश मैं किसी को मार पाता, लेकिन इस बीमारी को कोई नहीं मार सकता। वो खड़ा होता है और कमरे से बाहर जाने वाला होता है, तभी विंग कहता है, डैड क्या हम पार्क में चलें? हम कुछ देर के लिए वहाँ घूम सकते हैं और मुझे माँ के साथ कुछ बातें करनी है। विजांग से नोट करते हैं और विंग झट से अपने बेड से कूदता है और अपने पापा के साथ चला जाता है। दोनों कांगसरन के कब्र के पास खड़े हुए थे, जहाँ पर वो उसके लिए कुछ फल और फूल लाए हुए थे। उसे रखते हुए दोनों बैठ जाते हैं और कांगसरन से कुछ बातें करने लगते हैं। विंग कहता है, माँ देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैं कितना खुश हूँ, पापा मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आती? आप अभी तक कितनी सोते हो आप? अब तो मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन आप अभी भी सो रहे हो, कितने सालों से अब सोने वाले हो? उठ जाओ ना मम्मा। इन बातों को सुनते हुए विजांसे के आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन वो उन आंसू को पोंछता है और अपने बेटे की ओर देखने लगता है और कहता है, बेटा अपने मम्मा को ऐसे सताते नहीं हैं, चलो अब घर जाने का टाइम हो चुका है। वो विंग को उठाता है और घर की ओर जाने लगता है, लेकिन उसका दिल पूरा भारी हो चुका था। वो रोना चाहता था लेकिन रो नहीं सकता था अपने बेटे के सामने। विजांग से को
वो पल आज भी याद था कि कैसे जान और उसकी बेबी दोनों के एक्सीडेंट वाली खबर को सुनते हुए वो उसे तो बहुत ही शौक लगा था। वो उनके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो मीटिंग्स के लिए दूसरे कंट्री में था। वो प्राइवेट जेट लेकर अपने बीवी के पास आता है, अपनी बेटी की हालत को देखता है। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाता। उसी दिन उसकी मौत हो चुकी थी जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जान की कंडीशन और भी ख़राब थी। उसे अब जान के दूर होने का डर था, लेकिन जान बचा तो सही, लेकिन उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। उस पल को याद करते हुए विजांग से रूप की आंखों में पूरी तरीके से आंसू थे। जान के होश में आने के बाद उसे बताया गया था कि उसकी मम्मा सो रही है, जो अभी भी वही सोच रहा है। लेकिन विजांग से अब सोचते हैं कि अब तो मैं भी नहीं रहूँगा तो मेरा जान किसके साथ रहेगा। इन ख्यालों को सोचते हुए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने ही वाला था कि फेंगमैन वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। जान पूरी तरीके से डर चुका था, उसे पसीना आ रहा था कि आखिर उसके पिता को क्या हुआ। तभी दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल की ओर ले जाते हैं। हॉस्पिटल के आने के बाद फेंगमैन देखते हैं कि जान अभी भी रो रहा था। वो उसे शांत करवाते हैं। डॉक्टर्स को बुलाकर उसे नींद की इंजेक्शन दिया जाता है, जिस वजह से वो शांत हो सके, क्योंकि अगर उसका दिमाग पर दौड़ गया तो जिस वजह से उसकी नस फटकर उसकी भी मौत हो सकती है, ऐसे डॉक्टर ने उन्हें कहा था। दूसरी ओर विजांग की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से वो बेहोश हो चुके थे। अब वो होश में आ चुके थे। वो जान के बारे में पूछते हैं तो फेंगमैन उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे इंजेक्शन लगवाकर बेहोश किया है। विजांग से कहते हैं ठीक है। सब लोग घर की ओर चले जाते हैं। घर आने के बाद विंग को उसके कमरे में सुला दिया जाता है। साथ में अब फेंगमैन कहते हैं बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो लोग स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फेंगमैन कहते हैं बॉस, क्या आपको याद है आपका बचपन का दोस्त? फिर विजांग से कहते हैं कौन सा? फेंगमैन कहते हैं लैन किरेन, लैंड कंपनी का प्रेसिडेंट जो लैन किरेन है। अच्छा, तो क्या? फेंगमैन आगे कहता है बॉस, उनका छोटा नेफ्यू जो एक डॉक्टर बनने जा रहा है। अभी 6 महीने बाद वो अपनी पूरी डॉक्टर की डिग्री पास कर लेगा। तो क्या? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से कहो फेंगमैन। फेंगमैन आगे कहने लगते हैं बॉस, अगर आप चाहे तो हम उन्हें बॉस आप चाहे तो जान के लिए उनके साथ रिश्ते के बारे में पूछ सकते हैं। और किरण एक लालची इंसान है, जिस वजह से वो ज़रूर मान जाएगा। साथ ही उनकी छोटी नेफ्यू के बारे में मैंने सब कुछ बातें जान ली है। उसके बारे में पूरा हिस्ट्री मेरे पास है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो डॉक्टर भी बन रहा है, जिस वजह से हमारे जान को और भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, साथ ही उसे लड़की पसंद है। विजांग से कहते हैं लेकिन हमारे जान को तो पसंद नहीं है। फेंगमैन कहते हैं ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमारे जान को लड़की पसंद है या नहीं। उसकी कंडीशन को देखते हुए कोई भी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगी। सिर्फ उसके पैसों के लिए ही वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार राज़ी होगी। लेकिन इन बातों को ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वांग जी जैसा इंसान पैसों के लिए शादी करने वाला नहीं है। वो सिर्फ किसी की मदद के लिए या फिर उसके अंकल की वजह से होगा। विजांग से कुछ सोचते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं किरण को इस बारी का प्रस्ताव दूंगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हम जल्द से जल्द दोनों की शादी करवा देंगे। फेंगमैन को राहत की सांस मिलती है। अगले ही दिन जान का प्रस्ताव
लैन किरण के पास भेज चुका था, जिसे उसने हंसी खुशी एक्सेप्ट भी किया था। वो तो सीधा जान के घर। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आप लोग समझिएगा। विंग की जगह पर मैंने जान का नाम बोला है, सो आप लोग समझ सकते हो। लैन किरण इतना खुश था क्योंकि उसकी कंपनी अब बचा जा सकती थी, जिसकी वजह थी वांग जी की शादी। वांग जी को तो उसने पूछा तक नहीं था कि वो शादी के लिए राज़ी है या नहीं, लेकिन उसे पता था कि वांग जी उसके शब्दों के आगे नहीं जाएगा, जिस वजह से उसने शादी की डेट भी फिक्स की। अगले हफ्ते ही उन दोनों की शादी करवाने के बारे में बोला गया था। जान की वेडिंग वाले दिन तो एक गजब ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने देखा होगा कि अब खुद की ही शादी में दूल्हा इतना खुश होते हुए, नाचते मुस्कुराते हुए आ रहा था। सारे हॉल में विंग को देख रहे थे। जान बहुत ही मुस्कुरा रहा था। उसके आउटफिट भी बहुत खूबसूरत थे। जान दिखने में बहुत ही हॉट लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से सारे लोग उस ऊपर हंस रहे थे। इन बातों को बाकी के लोग, फेंगमैन और विजंग से को ये पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो कर क्या सकते थे। तभी वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी को देखते हुए विंग तो एक बड़ी से ब्राइट सी स्माइल देता है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शादी हो रही थी, जिस वजह से वांग जी का चेहरा वेल से ढका हुआ था। वांग जी को चलने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके कपड़े इतने हेवी थे। तभी विंग देखता है कि विंग वांग जी को चलने में दिक्कत हो रही, तो वह खुद ही जाता है और वांग जी को सीधा उठा के अपनी ओर ले आता है। इन बातों को देखते हुए सब लोग हंसने लगते हैं कि दूल्हा कितना उतावला है। दूल्हे को तो सब्र ही नहीं हो रहा। सब हंसने लगते हैं जोर जोर से। अपने कुछ लोग तो पेट पकड़ते हुए हंसने लगते हैं। विंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो अपने बचपने में था। इधर वांग जी भी सोचने लगता है कि आखिर ये इंसान कैसा है, इससे तो सब्र ही नहीं हो रहा, पता नहीं मेरा हाल क्या होगा। इधर वेल के अंदर वांग जी के पसीने छूट रहे थे। दोनों अपने वाउज लेते हैं, हेवन अर्थ और अपने रिलेटिव्स और एल्डर्स के सामने। शादी बड़े ही अच्छे तरीके से हो जाती है। शादी के कंप्लीट होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को बड़ा सा रिसेप्शन पार्टी थी, जिसकी वजह से पार्टी के लिए सब लोग रेडी होकर वहाँ आ रहे थे। इधर जान अपने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। पेंगुइन कमरे के अंदर आते हैं और कमरे की हालत देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ यंग मास्टर, आपको क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सूट ही नहीं मुझे मिल रहा, मैं अब क्या पहनूं? वो टॉवेल में इधर उधर भटक रहा था। तभी वांग जी देखता है कि कमरे की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। फेंगमैन पीछे हट जाते हैं और वांग जी उसके आगे जाता है और कहता है कि क्या हुआ? जान कहता है, तुम कौन हो? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो क्या होता है? मुझे नहीं पता। ये हस्बैंड कौन होता है? वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है, ओ गॉड, ये इंसान। तभी वो आगे जाते हुए कहता है, तुम ऐसे बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते, तुम अब बड़े हो चुके हो। विंग कहता है, किसने कहा मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अभी छोटा सा हूँ। वांग जी कहता है, "हाँ, ज़रा अपने आप को मिरर में देखो, तुम कितने बड़े हो चुके हो।" जहान कहते हैं, ओ ये मैं हूँ, लेकिन मैं छोटा हूँ, किसने कहा मैं बड़ा हूँ? ये तो मेरी बॉडी है जो बढ़ चुकी है। वांग जी सुनकर अपने दिमाग पर थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं भी किसके साथ बहस कर रहा हूँ। वो कबर्ड की ओर जाता है और एक सुंदर सा सूट बाहर निकालते हुए विंग के हाथ में थमाता है और कहता है, तुम इसे पहनो, तुम इसमें बहुत सुंदर दिखोगे। विंग कहता है, सच में? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा आज से दोस्त हूँ। फेंगमैन उन दोनों की बातों को सुनते हुए मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं।
जहान कहता है कौन सी मीटिंग, अभी तो सारी ख़त्म हो चुकी है ना। जहान की इन बातों को सुनते हुए लीसा कहती है नो बॉस, अभी हमारी एक मीटिंग और बाकी है, क्या आप भूल गए। जहान कहता है और एक मीटिंग, और वो किसके साथ है। लीसा कहती है बॉस मिस्टर वांग यीबो के साथ। जहान कुर्सी से खड़ा होते हुए कहता है क्या, ये कब हुआ। लीसा कहती है बॉस, वो वो कुछ सोचकर बताती है और अटक अटक के बोल रही थी। वो वो क्या, जल्दी से बोलो लीसा, मैं सुन रहा हूँ। लीसा कहती है कि वो आपके हस्बैंड है, तो उन्होंने बस कहा कि आप। विंग के इतने प्यारे कहने की वजह से ईबो ब्लश कर रहा था। जहान कहता है ओह तुम्हारा फेस देखो कितना रेड हुआ है, और उसके चिक्स के साथ खेलने लगता है। ईबो उसके हाथों को हटाते हुए कहता है बस करो, अब हमें नीचे चलना चाहिए। विंग पाउट करता है और कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। वांग जी कहता है अभी नहीं, बाद में। विंग कहता है सच में तुम बाद में मेरे साथ खेलोगे। वांग जी कहता है, और दोनों साथ में नीचे चले जाते हैं। अब देखते हैं कि पार्टी में विंग क्या बवाल करेगा और वांग जी उसे कैसे संभालेगा। जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।